हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा कक्षा 10वीं अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अध्याय 3 का नाम है बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब रैखिक समीकरण युग्म से क्या समझते हैं आप। समीकरण और रैखिक समीकरण युग्म से जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। दो चर मतलब ऐसे रैखिक समीकरण का मतलब होता है बेटा जिसकी घात क्या हो, एक हो। ऐसे समीकरण जिसकी घात एक हो वो रैखिक कहलाते हैं। दो चर का मतलब है दो चर जिसमें जैसे एक्स वाई चर, वाई जेड चर या ए और बी, कोई भी ऐसे दो चरों का प्रयोग किया जाए, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, है ना। कोई भी दो चरों का प्रयोग किया जाता है। दो चर वाले जिनमें दो चरों का प्रयोग रैखिक मतलब जिसकी अधिकतम घात एक हो। समीकरण युग्म का मतलब होता है समीकरणों का जोड़ा। एक साथ दो समीकरण आपके इसमें आएंगे, एक साथ दो समीकरण आएंगे, एक समीकरण नहीं रहेगा इसमें, सीधा का सीधा युग्म मतलब समीकरणों का जोड़ा, पूरा एक पेयर रहेगा। चलिए बेटा तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस वीडियो में हम अध्याय 3 से संबंधित सारे के सारे इसका जो बेसिक है चैप्टर का जो प्रस्तावना है, इसकी जो परिचय है वो हम इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं जरा क्या है, ठीक है। दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है, यहां से स्टार्ट करते हैं। इसका निरूपण क्या होता है जरा समझ लीजिए। निरूपण किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का निरूपण कैसे करते हैं, देख लीजिए कैसे होते समीकरण। इस रूप का होता है समीकरण, जैसे मैंने लिखा a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0। ये होता है हमारा रैखिक समीकरण को इस रूप में निरूपित करते हैं। फिर ए बी सी की जगह आप क्या कर सकते हो, संख्याएं भी आप ले सकते हो। और जहां पर एक्स और वाई आप देख रहे हो, एक्स और वाई क्या है, चर है, वो सेम रहेंगे, वहीं के वहीं चर, है ना। सिर्फ ए बी सी की जगह जो अचर है वहां पर संख्याएं बदल जाएंगी और समीकरण का रूप बन जाएगा। तो इस प्रकार निरूपित करते हैं। और क्योंकि ये हमने क्या बताया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब समीकरण दो एक साथ रहेंगे, ये तो एक समीकरण होगा। दूसरे को हम निरूपित कर देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो ऐसे हम क्या करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ऐसे हम प्रदर्शित करते हैं, इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। आगे की बात करते हैं। अब इसमें आप देखोगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में इनको हल करने की कुछ विधियां होती, कैसे हल करते हैं तो उन विधियों के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी विधियों से हम रैखिक समीकरणों को हल करते हैं, चलिए देखते हैं। पहली विधि क्या है, इनको हल करने की विधि, है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल। आप यहाँ लिखोगे दो चर वाले रैखिक, समझते जाएंगे सभी लोग, रैखिक समीकरण युग्मों का हल कैसे करते हैं जरा समझिए। इनका हल कैसे, कौन कौन सी विधि द्वारा होता है आप समझ लीजिए जरा। पहली विधि है इसकी हल करने की ग्राफीय। कौन सी विधि होती है बेटा, ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि द्वारा भी हम रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। ये हमारी पहली विधि हो गई। दूसरी विधि क्या होती है जरा समझ लीजिए। दूसरा होती है आपने प्रतिस्थापन। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। ये दूसरी विधि हो गई दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की। तीसरी विधि होती है, एक और होती है, आप समझ लीजिए इसको, विलोपन। उसका नाम क्या है, विलोपन विधि। इन तीन विधि का प्रयोग करके आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल कर सकते हैं, इन तीनों विधियों का यूज करके। पहला है ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, है ना। इन तीनों विधियों से हम क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पहले के सिलेबस में और ज्यादा भी होती थी, वज्रगुण होती थी, है ना, और भी होती थी, तो उनको हटा दिया गया। बस तीन विधि जो मेन इंपॉर्टेंट है यही है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते सबसे ज्यादा। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, लेकिन हम सीखेंगे तीनों विधि। ग्राफीय विधि भी सीखेंगे, प्रतिस्थापन विधि भी सीखेंगे और विलोपन विधि भी सीखेंगे, ठीक है। ये तीनों विधियों को हम समझेंगे और सीखेंगे, ठीक है। आगे टॉपिक पर बात करते हैं। ये दो चीज आपको समझ में आ गई हो, मैं ऐसा करता हूँ बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगली बात होती है जरा ग्राफीय विधि को समझते कैसे, थोड़ा सा समझ लीजिए। यही कर दूं मैं, यहाँ ग्राफीय विधि को समझते कैसे जरा समझ लीजिए। यहाँ पर ग्राफीय विधि को कैसे समझते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। इस चार्ट को बिल्कुल आपको कंठस्थ कर लेना है, बिल्कुल एक प्रकार से रट लो आप उसको, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। पहला इसकी जो कंडीशन, तीन कंडीशन बनेगी, आप समझ लीजिए। पहली कंडीशन
दूसरी और तीसरी कंडीशन क्या होती है, इन कंडीशनों को अच्छे से समझना, किस कंडीशन में हम उसका हल क्या कहलाता है, ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत आएंगी, तो आप इसको समझेंगे अच्छे से। देखिए ग्राफी विधि में पहला अगर कंडीशन आती है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, सर जी क्या है, हमें समझ में नहीं आया। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो इसका जो हल होता है वो क्या होता है, एक हल होता है। क्या निकलता है, सिर्फ एक हल निकलेगा। और इस हल को हम क्या कहेंगे, सॉरी, ऐसी स्थिति में ये रेखा होती है प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है, मैं भी समझा दूंगा आपको यही, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसके हल इसमें रेखाएं कैसी मिलेगी आपको, प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी। और जो हल मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिर्फ एक हल मिलेगा आपको, एक के अलावा कोई दूसरा हल नहीं मिलेगा। कहाँ, जहां पर वो रेखाएं आपको काटेंगी ना, वो इसका हल होगा। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है जैसे एक रेखा ये आ रही है और एक दूसरी रेखा ये आई, यहाँ से आ गई ना। अब आप देखो यहाँ इस रेखा ने यहाँ पर दोनों यहाँ काट दिया, तो ये कहलाएगी प्रतिच्छेदी रेखा और ये कहलाएगा प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या कहलाएगा बेटा, प्रतिच्छेदी बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेदी बिंदु। और यहाँ पे जो हमें मिलेगा ना बिंदु, वो कहलाएगा इसका हल, सिर्फ एक हल जो यहाँ मिलेगा। समझ गए ना आप, ये कहलाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं, और इसका मिलेगा सिर्फ हमें एक हल। दूसरी कंडीशन होती है इसकी, जरा समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन में आता है। सही विकल्प में जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, तो आपसे आना चाहिए, इसको अभी यहाँ से समझ लो अच्छे से। दूसरी इसकी स्थिति जो बनती है वो बनती है A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। जरा समझना है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। मतलब जो ABC के मान रहेंगे आपके, जो समीकरण नंबर 1 रहेगा ABC, दूसरा रहेगा A2 B2 और C2, तो जो इनके मान रहेंगे बिल्कुल सेम रहेंगे। तो इस स्थिति में तीनों मान कैसे आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। और जो हमें रेखाएं वहां मिलेंगी वो मिलेंगी संपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं, संपाती रेखाएं। हमें जो रेखाएं मिलेगी वहां पर संपाती रेखाएं मिलेंगी, और इनके होंगे अनेक हल। अनेक मतलब बहुत सारे हल होंगे इसके, एक नहीं। जब एक से ज्यादा हल होंगे तो उसे क्या कहेंगे हम, अनेक हल। तो यहाँ पे हमें जब रेखा संपाती मिलेंगी, संपाती का मतलब समझते हो अब क्या होता है, संपाती का मतलब होता है जैसे मान लो एक ये रेखा गई, यहाँ पे समझा दूं मैं, यहाँ जैसे मान लो एक रेखा ये गई थी, ये एक रेखा ये जा रही थी, समझना, एक रेखा ये जा रही थी, एक और दूसरी रेखा और उसी को बिल्कुल ढक ले, ऐसे उसके ऊपर से जाए बिल्कुल, उसको ऐसे ढक ले, तो ये रेखाएं कहलाती हैं संपाती रेखाएं। कौन सी कहलाती है, संपाती रेखाएं। जब एक रेखा के बिल्कुल ऊपर से दूसरी रेखा निकले, पहली रेखा को दूसरी रेखा बिल्कुल ढक ली, जैसे ये, अब देखो इस हाथ के ऊपर से ये हाथ आया तो बिल्कुल उसको ढक लिया ना, तो ये कहलाएगा इस हाथ के संपाती ये कहलाएगा, और इसके संपाती ये कहलाएगा। संपाती का मतलब जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूर्णता से ढक लेती है तो संपाती है ना। जब एक रेखा को दूसरी रेखा ऐसे ढक लेगी तो वो कहलाती है संपाती रेखा। और ऐसी स्थिति में हमें बहुत सारे अनेक हल मिलते हैं। क्या मिलते हैं, अनेक हल मिलते हैं। अगली तीसरी कंडीशन बनती है, इसको भी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। जब क्या हो कि A1 और A2 का बटे का मान और B1 और B2 के अनुपात का मान C1/C2 के मान के बराबर नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या होता है, जो हमें रेखाएं मिलती है वो मिलती है समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं मिलती है इस स्थिति में, समांतर रेखाएं। और जो समांतर रेखाएं होती है बेटा, समांतर रेखाएं कैसी होती है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये संपाती रेखा, सब समांतर रेखा। देखो बेटा समांतर रेखा ऐसी होती है, जब एक रेखा ये जा रही है, आप देखोगे, और इसी के समांतर एक और सीधी चली है, मतलब वो दुनिया में कभी भी एक दूसरे से ना मिले, कहीं भी एक दूसरे से बिल्कुल ना मिले। जैसे रेल की पटरियां कभी नहीं मिलती, सीधी चली जाती हैं, रोड के दो किनारे कभी नहीं मिलती, नदियों के दो किनारे कभी नहीं मिलती, तो ये कहलाएंगे समांतर के एग्जाम्पल, उदाहरण, समांतर रेखाओं के उदाहरण। मतलब ऐसी दो रेखाएं, जैसे इसको हम L दे दे, इसको M नाम दे दे, तो ये दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी। तो ऐसी स्थिति में जब समांतर रेखाएं बनती हैं, तो समांतर रेखा में क्या होता है, कोई हल नहीं निकलता, ऐसी रेखाओं का कोई हल नहीं निकलता। जब समांतर रेखाएं होती हैं तो कोई हल नहीं निकलता, और जब रेखाएं संपाती होती हैं, एक के ऊपर दूसरी रहती है, तो बहुत सारे हल निकलते हैं। जब रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं किसी बिंदु पर, जिस बिंदु पर काटती हैं वही उसका हल होता है। ठीक है, सिर्फ एक हल होगा उसका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपको समझना चाहिए। ये आपके ऑब्जेक्टों में आ जाते क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है, और ये बिल्कुल बेसिक है इस चैप्टर का। अगर आपने ये समझ लिया
तो पूरा का पूरा चैप्टर आपसे अच्छे से आएगा। अगर आपने इस चैप्टर समझ लिया तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है बेटा, ठीक है। बिल्कुल सरल तरीके से समझा रहा हूं मैं, बिल्कुल जीरो से। अब इसमें आप देखोगे जब क्या होता है कि जब प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा जिसमें एक हल और अनेक हल मिलते हैं, इनको हम कहते हैं संगत। क्या कहते हैं? संगत हल। जब ये रेखाएं मिले हमें तो उसको हम क्या कहेंगे? संगत हल। क्या कहलाता है? संगत होगा इनका हल। क्या होगा? संगत हल होगा। और इसका किसका सर ध्यान रखेंगे? जिसमें कोई हल ना मिले इसको हम बोलेंगे हल कैसा होगा? असंगत होगा। इनका हल असंगत होगा। जब एक हल और अनेक हल मिले तो उसका हल संगत होता, संगत हल कहलाता है। और जब समांतर रेखाएं आती हैं तो उनमें हमें असंगत हल मिलता है। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी और संपाती होती है तो संगत हल मिलता है, और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो हमें कोई हल नहीं मिलता, और ये कहलाता है असंगत हल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझ लो इसको, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ये पूरा बेसिक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए एक बात और समझ लीजिए, इसमें ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बिल्कुल क्लियर कर लो। बिल्कुल इजी तरीके से समझा रहा हूं मैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो रहा है, मैं उसको समझा दूं जरा। ये कंफ्यूजन आपको हो रहा है कि सर ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये है क्या? जी समझ लो जरा क्या होता है, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। चलिए यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, यही समझ लो। जैसे हमें उदाहरण दिया है, एक उदाहरण में ले रहा हूँ। हमने लिखा 2x धन 3y धन 7 बराबर 0। अगला है हमारा 6x धन 3y धन 5 बराबर 0। तो यहाँ देखोगे ना आप, जो ये दिख रहा है ये कहलाएगा A1 का मान, और ये कहलाएगा B1 का मान, और ये कहलाएगा C1 का मान। यहाँ ये बन जाएगा A2 का मान, ये हो जाएगा B2 का मान, और ये हो जाएगा C2 का मान। समझ गए ना? तो पहले समीकरण में जो चर के आगे गुणांक लिखे, जो अचर पद हैं, जैसे x के आगे क्या लिखा है 2, तो ये A1 का मान होगा। y के आगे 3, ये B1 का मान, ये C1 का मान, ये A2 का मान, ये B2 का मान, और ये C2 का मान होगा। ऐसे ABC आते हैं। समझ गए ना ABC का मान कैसे आते हैं? इन्हीं समीकरणों की तुलना करके, उन समीकरणों की हम इससे तुलना करते हैं, इस निरूपण से, दो चर रेखा वाले समीकरणों के निरूपण से तुलना करके इनके ABC के मान हम निकालते हैं। इस चीज को बिल्कुल समझ लो, ऐसे तरीके से समझ लो बेटा। अगर आपने ये पूरा बेसिक पढ़ लिया ना तो पूरा चैप्टर आपसे अच्छे से आएगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं आगे और समझाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्या करेंगे हम, इसके बेसिक में मैं एक एग्जाम्पल से आपको ग्राफी विधि समझा रहा हूँ, कैसे करना पड़ता है ग्राफी विधि को। इसका एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ध्यान से आप देखेंगे। इसका एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं ग्राफी विधि का, करते कैसे सॉल्व। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, उदाहरण ले रहा हूँ मैं ऐसे। इसका पहला उदाहरण समझ लीजिए, ठीक है। इसका पहला उदाहरण ही ले रहा हूँ मैं बुक्स का। इसमें दिया है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए। किसके द्वारा? ग्राफ के द्वारा हल करना बेटा, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए। हमें समीकरण दिए रहे हैं, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए। कौन कौन से समीकरण? जांच कीजिए कि समीकरण युग्म। कौन से बेटा? समीकरण युग्म। समीकरण युग्म का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, समीकरणों का जोड़ा। एक साथ दो समीकरण, तो वो समीकरण युग्म कहलाती है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। इस चीज को समझ लो आप, समीकरण युग्म मतलब जोड़ा। इसमें दो समीकरण दिए, पहला दिया x धन 3y, x धन 3y और बराबर 6 दिया है। दूसरा दिया हुआ है 2x ऋण 3y, 2x ऋण 3y बराबर 12, ठीक है। ये हमें समीकरण दिए हैं। इस समीकरण युग्म का हल करके हमें ग्राफी विधि से इसका हल करना है, तो कैसे करेंगे जरा समझ लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप लिखोगे यहाँ पर हल, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ध्यान से देखना। इसको लिखेंगे हम x धन 3y बराबर 6। इसका अगर हम इसको सुधारें थोड़ा सा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि x धन 3y, इस 6 को हम इस साइड लाएंगे तो ऋण के 6 बराबर 0। हमें मानक रूप में बना लेना है, ठीक है। मानक फॉर्म मुझे पहले बताया था हमने। इसको एक दे दो आप, इसको बना लेंगे 2x ऋण 3y, 12 को इस साइड ले आओ, सीधा ला रहा हूं मैं, ऋण के 12 बराबर 0। ये हो गया हमारा 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 हो गया, क्लियर हो गया। और नहीं बनाना है ऐसा तो भी मत बनाओ, सीधा लिख दो, इसमें उसकी जरूरत नहीं है। आप सीधा लिख सकते हो समीकरण नंबर 1 और उसको लिख दो 2x ऋण 3y बराबर के 12। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण 1 2 तो हमने बना लिया, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है हमें, इसमें आपको दो समीकरणों के बॉक्सेस बनाने हैं। जैसा हमने यहाँ लिखा समीकरण 1, पहले समीकरण के लिए, समीकरण 1 के लिए आप ऐसा लिखोगे
समीकरण 1 के लिए। आपने ये समीकरण 1 के लिए बनाया, बॉक्स बनाइए। कैसा? ऐसा बॉक्स बनाना आपको। ये बॉक्स बनाया, आप इसमें क्या करोगे जरा समझते जाओ। ये हमने बनाया, आप यहाँ पर क्या करोगे, ऐसे यहाँ लिखोगे x और यहाँ लिखोगे आप y, और इसके दो हल निकालने हैं। यहाँ लिखोगे आप समीकरण 2 के लिए, क्या लिखोगे आप? समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए यहाँ आपको लिखना है, समीकरण 2 के लिए भी ऐसा बॉक्स बना लीजिए। ये समीकरण 2 के लिए हमने बॉक्स बना लिया, ये x हो गया, ये y हो गया, इसके भी दो हल निकालेंगे। अब समझो यहाँ क्या करना पड़ता हमें। जैसे हमने समीकरण 1 लिखा, मतलब ये समीकरण, इस समीकरण 1 में अपने मन से आप कोई भी मान भरिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, अपनी समझ के अनुसार भरना है कि उसका मान ज्यादा बड़ा ना आ पाए। क्योंकि जैसे आपने यहाँ कुछ और भर दिया, 20, 30, 50 भर दिया, तो हम कहाँ ग्राफ में बनाते रहेंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि ग्राफ 8, 9 तक खत्म हो जाए, 8, 9, 10 तक भरना पड़े, 8, 9 तक ग्राफ खत्म हो जाए। इससे बड़ा, क्योंकि हमारी कॉपी इतनी बड़ी तो होती नहीं कि हम उसको इंच में, सॉरी सेंटीमीटर में 150 सेंटीमीटर तक बनाते रहेंगे। तो आपको इसकी वैल्यू छोटी लेनी है। जैसे आप कुछ भी ले सकते हो मन से, है ना। समीकरण 1 जैसे ये लिखा है, x धन 3y बराबर 6 लिखा है। जैसे हमने यहाँ पर मान लो पहले में हमने यहाँ 0 लिया, x की जगह क्या लिया है? 0, मतलब x की जगह पे आप 0 रखो। इसको हम सॉल्व करें, यहाँ x की जगह पे हमने 0 रखा तो क्या आएगा? 3y बराबर 6, तो 0 तो खत्म हो गया। y बराबर क्या आएगा? 6/3, 3 दूनी का 6, y का मान क्या है? 2। जब हमने x की जगह पे 0 रखा तो मान आया 2। ऐसे सॉल्व करना है आपको, उस समीकरण में रखना है और फिर y का मान अपने आप आएगा, उसको यहाँ भरना है। अब दूसरा खुद अपने मन से सोच लीजिए आप क्या भरना है। जैसे मैंने यहाँ भर दिया 6, जो चाहो आप 3, 2, 5 भी ले सकते हो, आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जो चाहिए आपको वो ले सकते हो आप यहाँ। जैसे मैंने यहाँ 6 भरा, अब मैं यहाँ सॉल्व करूँ 6 भरने के बाद, तो 6 धन 3y बराबर 6, तो 3y बराबर 6, और ये 6 साइड आएंगे तो लड़के हो जाएंगे। तो 3y बराबर 0 और y बराबर क्या आएगा? 3 शून्य शून्य, मतलब y का मान क्या आ जाएगा? 0। जब मैंने क्या किया, 0 लिया था तो 2 आया, और जब 6 लिया तो 0 आया। ये समीकरण 1 का मान बन गया बिल्कुल तरीके से। अब आ जाइए समीकरण नंबर 2 पर, इसको रखा, ये समीकरण 2। अब यहाँ अपने मन से मान भरो, उसमें x की जगह पे जो आपको रखना है, जो रखना है आप वो रख सकते हो। मैं कई बार बोल रहा हूँ, आपको जो रखना है अपने दिमाग से वो रख सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि सर ने ये रखा तो हम वो, आप जो चाहो वो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम यहाँ ले लें, हमने 0 लिया है x की जगह पे, हम क्या ले रहे हैं? 0 रखते हैं। पहले हमने x की जगह पे 0 रखा, जैसे तो हम 0 रखेंगे तो 2 0 ऋण 3y बराबर के 12, तो 2 शून्य का शून्य ऋण के 3 के y बराबर 12, तो y बराबर 12 ऋण के 3, 3 चौके 12, कितना आया? ऋण के 4। जब हमने 0 रखा तो y का मान आया ऋण के 4, आ गया ऋण का 4। अब ऐसे आप सोचिए यहाँ पे क्या रखें हम, यहाँ क्या रखें बताओ, आप सोच लो जो आपको रखना है। जैसे मैंने यहाँ 3 रखा, मैं 3 रखूंगा तो कितना होगा? 2 ऋण 3 ऋण 3y बराबर 12, तो 3 दूनी के 6 ऋण 3y बराबर 12, तो 3 ऋण के 3y बराबर 12, ये साइड जाएंगे तो ऋण के 6 ऋण के 3y बराबर 12 में से 6 गए 6, तो y बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी का 6 ऋण के 2, कितना आया? ऋण के 2। तो 3 रखने पर आया y का ऋण के 2। ये दोनों के मान हमारे भर गए और ये क्लियर हो गया। अब क्या करना है, यहाँ आपको थोड़ा सा समझना है। अब बनाना है हमें इनका ग्राफ। क्या बनाना है? इनका ग्राफ। चलिए तो ग्राफ बनाते, कैसे बनाते हैं देखिए। अभी यहाँ पे हमारे यहाँ कोई मेजरमेंट वैसे है नहीं है, इसके लिए अलग से ग्राफ वाले पेज चाहिए होते हैं ना, जो अपने पास है। नहीं, मैं बोर्ड पे के जनरली मोटा मोटा आपको समझा दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ पेज की जरूरत पड़ेगी। वो अपने पास अभी इतने में कहाँ यहाँ समझाऊंगा, बहुत छोटा आपको दिखेगा भी नहीं। तो मैं यहाँ पे जनरली आपको बोर्ड पर समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे हमारा ये ग्राफ है ना, यहाँ मैं बना दूँ, समझ लेना ध्यान से। अब ये हमारा ग्राफ है, समझना जरा, सभी लोग कोऑपरेट करेंगे, ये हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसको दे दूं मैं एक्स अक्ष, ये हो गया हमारा एक्स डैश, ये हो गया हमारा वाई, और ये हो गया हमारा वाई डैश। ये हमारा मूल बिंदु जिसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, 0 0। अब क्या करना है आपको, इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो हम कर देते हैं। जैसे हमने इसको लिया 1, ये 2, ये 3। आप देखो यहाँ नंबर कितना, 6 से बड़ा नहीं, देखो सबसे बड़ी संख्या इसमें 6 है, तो 6 तक बना दो बस। 3 के बाद 4, 5, ये हमारा 6 बन गया, ठीक है। ऊपर भी देख लो आप, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 भर लिए। चलिए यहाँ भी भरना है,
1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिल कर ली। अब यहाँ देखो पहले से पे आ जाओ। जब हमने s की जगह पर 0 रखा, जब हमने x की जगह पर 0 रखा, यहाँ देखेंगे आप x का 0 मतलब x का भी यही कहलाएगा 0, y का भी यही कहलाएगा 0। तो जब हमने x पर 0 रखा तो y का हमें 2 मिला, y का 2 क्या मिला बेटा, ये वाला y का 2 मिला। तो यहाँ बिंदु लगा के ऐसा गोल कर दीजिए। जब हमने 0 रखा तो क्या मिला हमें, हमने रखा 0 तो हमें मिला 2। ठीक है, अब क्या रखा, जब हमने x पर 6 रखा, मतलब ये वाला x पर जब हमने 6 रखा, इस x पर जब हमने 6 रखा तो y का हमें क्या मिला, ये वाला 0 मिला। तो हमारा पॉइंट ये हो जाएगा। जब हमने क्या रखा, जब हमने 6 रखा तो हमें 0 मिला। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट। अब दूसरे पर आ जाइए। यहाँ देखो अभी ऋण के बनाना है, यहाँ पे हमने बनाया नहीं है। ये हो गया ऋण का 1 2 3 4 5, ऋण का 1 ऋण का 2 ऋण का 3 ऋण का 4 ऋण का 5, क्योंकि ऋण की संख्या भी है ना, 1 2 3 4। ठीक है, 5, ऋण का 1 ऋण का 2 ऋण का 3 ऋण का 4 ऋण का 5। ठीक है, अब यहाँ देखो हमने जब x पर 0 रखा, ये जब हमने x पर 0 रखा तो y का ऋण 4 मिला हमें, ये मेरा y का ऋण 4, 0 रखा तो ऋण 4 मिला हमें। ठीक है, फिर हमने 3 रखा, x पर हमने ये 3 रखा तो हमें क्या मिला, ऋण का 2 मिला। ये मिला हमें ऋण का 2, ये मिला हमें ऋण का 2। 3 रखा तो क्या मिला, सॉरी 3 रखा तो ऋण का 2 मिला। ये हमने 3 रखा तो हमें क्या मिला, ऋण का 2। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये मिला 3। जब हमने रखा ऋण का 2 तो हमें मिला 3। एक बिंदु हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखेंगे जो हमारा पहला लाइन था ये था, देखो 0 से 6 था बिंदु, और दूसरा क्या, सॉरी 0 से 2 था, 0 और 2 ये था, फिर 6 और 0 था, 6 और 0 ये था। पहली रेखा का ये बन रहा है। तो आपको क्या करना है कि इस रेखा को इससे मिला देना है, बस इस रेखा को, पहले समीकरण वाली रेखा को मिला देना है। हमने मिला दिया इससे। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या, 0 रखा तो ऋण 4 मिला, ऋण 4 0 रखा तो ऋण 4 मिला, फिर 3 रखा तो 2 मिला, 3 रखा तो 2 मिला। तो ये वाला यहाँ से ये दूसरी रेखा के बिंदु ये गए हैं, ये ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा ग्राफ। और आप देखोगे कि यहाँ जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है वो क्या मिला हमें, देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला ना, ये मिला, बीच में कट रहा है। ये कौन सा पॉइंट है, आप देखोगे यहाँ कौन सा है, 6 और 0 सब क्या है, ये 6 और 0। ये हमारे ग्राफ का सॉल्यूशन हो गया, 6 और 0। ऐसे करते हैं ग्राफ को हल। ठीक है, तो अभी आप कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बेटा अभी तो हमने शुरुआत की, आपको एक मोटा ज्ञान समझाया है कि कैसे करना है। जैसे आप क्या करोगे, आगे एक्सरसाइज आप सॉल्व करोगे, प्रश्नावली आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको बिल्कुल तरीके से सबको समझ में आएगा। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा हो जाता है कि समझ में नहीं आता क्या बताया है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को रिवर्स करके एक बार देखो, बेटा नहीं आता दोबारा देखो, नहीं आता तीसरी बार देखो, फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट करके हमसे पूछो, आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं बेटा, कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा, है ना। कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करोगे तो जरूर समझ में आएगा। इसलिए आपसे आशा करता हूँ कि अच्छी से मेहनत करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, देखा इस बार का रिजल्ट कितना टफ और बहुत एक प्रकार से बहुत निचले स्तर का आया है, तो आपको उस तरीके से तैयारियां करनी पड़ेगी, है ना। आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, आप अभी से तैयारियों में लग जाओ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से एग्जाम को फेस कर सको। ठीक है बेटा, इस वीडियो को आपको पूरा अच्छे से देखना है, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को नए हैं अगर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।